ठंड में गरीब बहू की चटपटी आलू टिक्की। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, दुकान खोलने का समय हो गया है, वरना ग्राहकों को सुबह सुबह ही ऐसे वापस जाना पड़ेगा। हाँ बाबा, आ रही हूँ, जरा 2 मिनट का सब्र रखा करो, जल्दी मचाते रहते हो। एक तो पहले लेट हो रहा है, ऊपर से मुझे ही कह रही है। सही है भाई, शादी के बाद यही होता है, आदमी की तो बोलते ही बंद हो जाती है। प्रीति अंदर से साड़ी ठीक करते हुए आती है। जरा दोबारा बोलना, तो क्या बोला आपने? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, अब चलो, बहुत देर से बुला रहे थे। दोनों घर के बाहर आंगन में आते हैं और रोहन अपनी साइकिल उठाता है, जिस पर प्रीति उसके पीछे बैठ जाती है। तो चलो लेकर चलते हैं हम अपने प्लेन को। दोनों साइकिल पर सवार होकर अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे। दोनों अक्सर इसी तरह साइकिल पर सवार होकर अपने काम पर जाया करते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकान में जाने पर सबसे पहले प्रीति दुकान में लगे छोटे से मंदिर में पूजा करती है और धूप बत्ती जलाकर रख देती है। ठीक है प्रभु जी, आज के दिन की शुरुआत भी हमारे बाकी दिनों की तरह अच्छी हो और सब जगह बस सुख संपत्ति हो। प्रीति रोहन के साथ मिलकर अपना काम करना शुरू करती है और तभी तक वहां पर बहुत सारे ग्राहक आ चुके थे। अरे भाई, जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म बढ़िया सी आलू टिक्की बना दो। जब तक तुम्हारे हाथ की बनी आलू टिक्की नहीं खाते, तब तक हमारे दिन की अच्छी शुरुआत नहीं होती। वैसे भी ठंड में कुछ बनाने का वही मन नहीं करता। तुम्हारी टिक्की इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब होती है कि सर्दी में खाकर तो मजा ही आ जाता है। बिल्कुल, और मेरे लिए तो आज 10 टिक्की पैक कर देना। आज मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, मेरे देवर को देखने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ की टिक्की खाएंगे तो पक्का रिश्ता तय ही हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं एक टिक्की एक्स्ट्रा दे देती हूँ, मेरी तरफ से शुभकामना के लिए। और प्रीति उबले हुए आलू को फोड़कर उसमें नमक मिर्च मसाला सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर देती है। फिर अरारोट मिलाकर उसकी गोल गोल टिक्की बनाकर बड़े से तवे पर तेल में बहुत सारी टिक्की रख देती है और उसे तलना शुरू करती है। सबसे पहले खुशबू आने लगी। डोंगे में टिक्की रखे उसके ऊपर दही और चटनी अच्छे से डालकर प्रीति पैक करके दे देती है। ऐसे और भी ग्राहक वहां पर आ जाते हैं। हर किसी को उन दोनों के हाथ की बनी टिक्की बहुत ही अच्छी लगती थी और अक्सर देर रात तक उनकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी। रात 10 बजे दोनों बर्तन धो रहे थे तब अरे आज तो बहुत लेट हो गया। अब तो मुझे भी ठंड लग रही है, बस थोड़े से बर्तन धोकर चलते हैं। काम खत्म करके दोनों साइकिल से घर वापस आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद प्रीति गर्मा गर्म गुड़ की रोटी बनाती है। प्रीति चूल्हे पर रोटी बना रही थी तब रोहन से कहती है, अजी सुनो ना, आप पहले ये रोटी हमारी मिट्टू और लाली को खिलाकर आओ, साथ में ये उनके लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। हाँ ठीक है भाग्यवान। दूध और रोटी लेकर रोहन अपने घर के आंगन में आता है, जहां पर कोने में उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का घर बना रखा था, जिसके अंदर 2 बिल्लियां थी। रोहन उन दोनों को दूध और गुड़ की रोटी खिलाता है। आज बड़ी सर्दी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तुम दोनों गर्मा गर्म दूध के साथ गुड़ की रोटी खाओगी तो इतनी ठंड नहीं लगेगी। रोहन ऐसा दूध पीती हुई दोनों बिल्लियों को कहता है और वो उन्हें सहला भी रहा था। दूध पीने के बाद दोनों बिल्लियां अपने छोटे से बने घर के अंदर गर्म कंबल पर लेट जाती हैं। रोहन भी घर के अंदर आता है, जिसके बाद दोनों कड़कड़ाती सर्दी में गुड़ की रोटी खाते हैं। आज हमें बहुत लेट हो गया था, इसलिए जल्दी से मैंने गुड़ की रोटी ही बना दी थी। कोई बात नहीं भाग्यवान, वैसे भी सर्दी में गुड़ रोटी अच्छी लगती है। उसके बाद खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर से उनकी वही रूटीन चलता है। सवेरे जल्दी उठकर घर का काम करके दोनों साइकिल पर सवार होकर अपनी दुकान पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ सदस्य सरपंच के साथ मिलकर चबूतरे के पास, अरे भाई चलो, अच्छा है कि रमेश की बेटी का रिश्ता तय हो गया। बस अब अच्छे से शादी निपट जाए, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। हाँ, उनकी बेटी की शादी में हम मदद करेंगे। अरे खाना तो हम अपने रोहन और प्रीति से ही बनवाएंगे। अगर उसकी बेटी की शादी में उनकी बनाई हुई टिक्की होगी तो सभी बाराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे। उनका स्वाद जुबान पर ऐसा रम गया है। इस तरह से सब बात कर रहे थे और रमेश के घर में भी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अरे अब शांति, अब तक सामान क्यों नहीं आया है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक रिया को लेकर दुकान पर क्यों नहीं गई? अरे आप शांत हो जाइए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब काम ठीक समय पर हो जाएगा। मैं बस अभी थोड़ी देर में ही रिया को लेकर जा रही हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तो कितनी सारी तैयारी करनी बाकी है। हमें जल्दी थोड़ा और ठीक से काम करना होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ, शादी के लिए
और खासकर टिक्की बनाने के लिए रोहन और प्रीति से बात कर लेना। हाँ ठीक है, तुम सामान का और बाकी काम का अच्छे से ध्यान रखना। मैं आज ही जाकर उन दोनों से बात कर लेता हूँ। रमेश तैयार होकर प्रीति और रोहन की दुकान पर जाता है जहां पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अरे भैया टिक्की बना दो, घर पर बच्चे टिक्की खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी बस 1 मिनट रुकिए, आपकी टिक्की तैयार हो गई है, मैं अभी पैक कर देता हूँ। प्रीति टिक्की बना रही थी और रोहन उन्हें पैक कर रहा था। तब जी कहिए काका, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आपको भी टिक्की खानी है? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए काका, क्या बात है? तुम्हें तो पता है कि अगले हफ्ते रिया की शादी है। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। अभी यही जल्दी का शुभ मुहूर्त निकला है, इसलिए उसके ससुराल वाले भी चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। काका आपको बधाई हो। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि रिया की शादी में टिक्की और छोटा मोटा खाने पीने का सामान तुम देख लेना। बिल्कुल काका, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तो ठीक है बेटा, जो भी तुम्हारा खर्चा है मुझे बता दो। तुम्हारा जो हिसाब किताब बनेगा मैं दे दूंगा। काका ये आपने कैसी बात कर दी? आपने तो हमें पराया कर दिया। हम भला रिया की शादी में भी आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? वो हमारी भी बहन की तरह है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी लागत तो लेनी ही होगी। प्रीति और रोहन के बार बार मना करने के बाद भी जब रमेश नहीं मानता तब आखिर में रोहन कहता है, देखिए काका, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, ज्यादा करो तो आप बस थोड़ा बहुत सामान मंगा देना, उतना ही बहुत है। रमेश को उनकी बात माननी पड़ती और उसके बाद सभी गांव वाले मिलजुल कर शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी के दिन प्रीति और रोहन का टिक्की का फूड स्टॉल लगा था, जहां प्रीति बड़े तवे पर आलू की बहुत सारी टिक्की सेक रही थी और रोहन उसमें चटनी डालकर सबको परोस रहा था। जब बाराती आते हैं तो उन सभी को टिक्की बहुत स्वादिष्ट लगती है। यार, यहाँ की टिक्की तो सच में लाजवाब है, मन कर रहा है बस खाता ही रहूं। इस तरह बारातियों के बीच में टिक्की बहुत फेमस हो गई और हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा था। भाई, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। शादी में हर कोई भर भर के तुम्हारी टिक्की की ही तारीफ कर रहा है, खासकर बाराती। हमें खुशी है कि सभी को टिक्की पसंद आ रही है। इस तरह शादी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे और बीते दिन के साथ उन दोनों का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समस्या हो रही थी। अगले दिन दुकान पर जब प्रीति तवे पर टिक्की बना रही थी, जरा 2 प्लेट टिक्की पैक कर देना। हाँ अभी करती हूँ, लेकिन एक बात बताओ पायल, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पेट भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, भर भर के मुझे तो उल्टियाँ हुई हैं। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। सोचा तुमसे ही टिक्की लेकर चली जाती हूँ तो कुछ खा पी लिया जाएगा। ऐसी हालत में तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। टिक्की लेकर पायल वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति और रोहन के पास कुछ ग्राहक आते हैं। उनमें से कुछ ग्राहक वहां टिक्की खाकर और कुछ ग्राहक टिक्की पैक करवाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन गांव में लगभग सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हर कोई बीमार हो रहा था, हर किसी का पेट खराब हो रहा था। वहीं गांव में डॉक्टर के क्लिनिक के पास लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं आपको अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके बाद आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन लगा देता है। एक बात बताइए, आपने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है? अरे पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आज सुबह ही टिक्की खाई थी और उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इतना तेज दर्द हुआ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुरंत यहाँ आ गया। कमाल की बात है, कल से इतने लोग आ रहे हैं और हर किसी का पेट ही खराब हो रहा है, और जिससे भी पूछ रहा हूँ तो हर कोई बस टिक्की का ही नाम ले रहा है। वो आदमी डॉक्टर की ये बात सुन लेता है और इस तरह गांव के हर व्यक्ति को टिक्की खाने के बाद ही पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद गांव वालों को समझते देर नहीं लगती कि टिक्की में ही कुछ परेशानी है। इस तरह सभी गांव वालों का गुस्सा भड़क जाता है और सब प्रीति और रोहन की दुकान के बाहर जाकर, हमें तुम्हारी हकीकत पता चल गई है, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे हमने सोचा नहीं था। आप सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा, हम बताते हैं। तुमने अपनी टिक्की में ऐसा क्या इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से पूरे गांव की तबीयत खराब हो रही है? ये बात सुनकर रोहन और प्रीति हैरान हो जाते हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। झूठ मत बोलो, गांव में जितने भी लोग तुम्हारी टिक्की खा रहे हैं हर किसी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को इतनी खतरनाक फूड पॉइजनिंग हो गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अरे भाई सही कहा, किसी ने वक्त के साथ इंसान में लालच आ ही जाता है। आज के बाद हमें तुम्हारी टिक्की नहीं खानी, बंद करो अपनी दुकान। इस तरह सभी गांव वाले बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे। इसलिए प्रीति और रोहन दुकान बंद करके घर वापस आ जाते हैं।
दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से सब इतना खराब कैसे हो गया। हम तो हर रोज की तरह ही मेहनत से अपना काम कर रहे थे। कल हम इस बारे में गांव वालों से बात करेंगे। इस तरह दोनों बात करके सो जाते हैं और अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर दोनों मंदिर जाने के बाद अपनी दुकान के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर दुकान का मालिक गुस्से में था। अरे अब तुम दोनों अपना सारा सामान आज के आज ही खाली कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो आपको किराया भी एडवांस दिया है। मुझे तुम जैसे घटिया आदमियों के लिए किराए की जरूरत नहीं है। पकड़ो अपना किराया और निकलो यहाँ से। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमने जो गांव वालों के साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दुकान कभी नहीं दूंगा और ना ही मैं माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी बीमार हो गया है। इस तरह दुकान का मालिक भी उन दोनों को दुकान से निकाल देता है। अब कोई भी गांव में उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। इतने सालों से उनका जमाया हुआ काम रातों रात ही बंद हो जाता है। दोनों बहुत परेशान थे। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारा साथ दो और हमें हिम्मत दो। इस तरह दोनों पूजा करके जब मंदिर से घर वापस आ रहे थे तब वहां पर एक औरत उनके ऊपर एक पत्थर मारती है। रोहन के हाथ में लग जाती है और खून आता है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों ही बीमार है। मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से काम पर भी नहीं जा पा रहा और इसी वजह से हमारे घर का चूल्हा भी नहीं चल रहा। ठीक से रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं हम। अरे इतनी मेहनत से मजदूरी करता है मेरा बेटा और तभी हमारे घर का चूल्हा चलता है। लेकिन तुम्हारे लालच की वजह से वो बिस्तर पर पड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। उस औरत की बात सुनकर बाकी आसपास गांव के लोगों को भी गुस्सा आ जाता है और सब उनके ऊपर टमाटर फेंकते हैं। रोहन प्रीति को बचाने की कोशिश करता है। आप लोग ऐसा मत करो, हमने कुछ भी नहीं किया है। जैसे तैसे करके उस हालात से बचकर दोनों घर वापस आते हैं। दोनों बुरी तरह टमाटर से सन गए थे। हमें इतना जलील होना पड़ रहा है, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम परेशान मत हो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर शाम को उन्हें सभा में बुलाया जाता है जहां पर सरपंच और बाकी गांव वाले इकट्ठा थे। देखो रोहन, हम सभी गांव वालों ने फैसला किया है कि तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर रोहन और प्रीति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ऐसा तो तुम्हें इतना सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अरे भैया, तो यहाँ पर हम लोग ढोंग कर रहे हैं क्या है? देखो रोहन, अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। आज इसी वक्त तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। देखिए सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। यहाँ हमारा इकलौता घर है। इस गांव में हम पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं और हम सब यहाँ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। इस जगह के अलावा हमारा कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? वो सब हमें नहीं पता, तुम अपना खुद देखो। रोहन और प्रीति प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता और उन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों अपने पुराने ठेले पर थोड़ा सामान रखकर नम आंखों के साथ गांव से बाहर की तरफ जाते हैं। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और दोनों कांपते हुए बस आगे बढ़ रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो प्रीति, रोने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ठंडी ठंडी हवा में और बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा था जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी दोनों पूरी हिम्मत के साथ चल रहे थे। काफी दूर चलने के बाद दोनों दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर एक घर किराए पर लेते हैं। ये तो टूटी फूटी सी झोपड़ी है और इसमें हर जगह से ठंडी हवा अंदर आ रही है। हाँ, बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी वहाँ पर गांव वालों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। किसकी किस्मत अब चुटकी में बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। इस तरह दोनों दुखी होते हुए बात कर रहे थे और दोनों इतने परेशान थे कि बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अगले दिन रोहन गांव में काम ढूंढता है और उसे मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है। ठीक है, तुम अभी से अपना काम करना शुरू कर दो। इस तरह रोहन को काम मिल जाता है और वो भरी सर्दी में ही मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर प्रीति। काकी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी कहाँ से मिलेगी? ये तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है और खाना बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मैं भी लकड़ी लेने ही जा रही थी। उसके बाद प्रीति शीला के साथ लकड़ी लेने जंगल में जाती है और वहां से ढेर सारी लकड़ी काट कर लाती है। ये जंगल तो सचमुच में बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, प्रकृति है तो सुंदर तो होती ही है।
इस तरह दोनों लकड़ी काटने के बाद घर वापस आ जाती हैं। शाम को रोहन को मजदूरी करने के बाद जो दिहाड़ी मिलती है उन्हीं पैसों से वो थोड़ा सा आटा खरीद कर लाता है, जिसे गूंद कर प्रीति चूल्हा जलाकर तवे पर रोटी सेक रही थी। सच कहूँ तो आपको ऐसे मेहनत मजदूरी करता देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर पर छत रखने के लिए और पेट पालने के लिए तो काम करना ही होगा। वरना बस मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आप यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। रोहन चूल्हे के सामने आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। दोनों वहीं बैठकर सूखी रोटी खा लेते हैं और रात को सोते समय प्रीति तसले में लकड़ी लगाकर जला देती है, ताकि रात भर ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। अब ठीक है, अब उतनी ठंड नहीं लगेगी। दोनों सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस गांव में भी उनकी बात फैल चुकी थी और अब हर कोई उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहा था। रोहन तो ठंड में कांपता हुआ अपने काम पर चला जाता है, लेकिन जब प्रीति शीला के पास बात करने जाती है तो शीला मुंह मोड़ लेती है। क्या हुआ काकी, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े लालची और बेकार इंसान हो, वरना मैं कल भी तुमसे बात ना करती। हमें तो पता चल गया है अपने गांव में तुम क्या करके आई हो, लेकिन वो सब सच नहीं है। अरे अपनी काली करतूत कोई नहीं बताता है। शीला और उसके साथ खड़ी महिला भी प्रीति को खरी खोटी सुनाती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी कांपते हुए दिन में ही जल्दी घर वापस आ जाता है और उसका चेहरा उतरा हुआ था। कारण था, यहाँ पर भी सबको पता चल गया है और हर कोई हमें गलत समझ रहा है, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। रोहन का टूटा हौसला देखकर प्रीति उसे हिम्मत देती है। लगता है हमें और मेहनत करनी होगी और संघर्ष करना होगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब इसी बात पर रोहन अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर घर से निकलता है। अब मैं दूसरे गांव जाकर काम करूंगा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मैं भी आपके साथ हूँ, दूसरे गांव जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो। लेकिन आप इस तरह अकेले कैसे पूरे घर का भार उठाओगे? हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये मेहनत मजदूरी का काम नहीं करने दे सकता, तुम बहुत परेशान हो जाओगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, जो करना होगा मैं खुद करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। इतना कहकर रोहन निकल जाता है और हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। कितना कोहरा है, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। ऊपर से कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ भी बर्फ की तरह जम रहे हैं और ठंडी हवा सीने को चीरते हुए जा रही है। इस तरह रोहन भरी ठंड में कांपते हुए जाता है। एक तरफ रोहन भी घर के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रीति भी खाली नहीं बैठना चाहती थी। वो टिक्की और सारा सामान ठेले पर रखकर गांव के बाजार में ठेला लगाती है। टिक्की ले लो, टिक्की, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म टिक्की, सर्दी में टिक्की खाने का असली मजा लो। प्रीति वहां पर टिक्की बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव में बात फैलने की वजह से कोई भी उसे वहां पर ठेला नहीं लगाने देता। अरे भैया, तुम यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना ठेला नहीं लगा सकती, खासकर जब तुम पहले इतना गलत काम करके यहाँ आए हो। इस गांव में रह रहे हो, वही बड़ी बात है, निकलो यहाँ से। इस तरह आसपास के बाजार वाले प्रीति को फटकार कर वहां से भगा देते हैं, लेकिन प्रीति हार नहीं मानती और घर जाने के बजाय दूसरे गांव में गली गली जाकर टिक्की बेचना शुरू करती है। मुझे हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, फिर से सब ठीक कर दूंगी। इस तरह प्रीति मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारती और दूसरे गांव में गली गली जाकर टिक्की बेचना शुरू करती है। एक दिन तो एक दो ही ग्राहक उसकी टिक्की लेते हैं और वो रात को थककर घर वापस आ जाती है। वो खाना बनाकर रोहन के साथ खाना खाने बैठती है। तुम्हें इस तरह गली गली परेशान होकर घूमने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, मुझे काम करने के लिए मना मत कीजिए, अभी हमारे बहुत खर्चे हैं। हमें पहले की तरह अपना काम जमाना होगा और सबको दिखाना होगा कि हम गलत नहीं हैं। मैं ये साबित करके रहूंगी, इस लड़ाई को हम दोनों मिलकर जीत सकते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर से प्रीति गली गली जाकर टिक्की बेचना शुरू करती है। टिक्की ले लो। तभी वहाँ एक औरत और एक आदमी आते हैं। तुम्हारी टिक्की सच में बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने कल भी खाई थी, मुझे 2 प्लेट और दे देना। जरा मुझे भी टिक्की देना। प्रीति वही अपने आलू का गोल निकालती है और उसमें अरारोट मिलाकर उसे गोल गोल करके बड़े तवे के तेल पर रखती है। टिक्की सुनहरी होने के बाद वो उसे डोंगे में निकालकर उसमें चटनी और दही डालकर पापड़ी भी डाल देती है और ऐसे उस औरत को टिक्की बनाकर देती है उसके जाने के बाद। आपने सच में बहुत स्वादिष्ट टिक्की बनाई है, ये तो बहुत ही लाजवाब है। आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट टिक्की नहीं खाई। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर?
देखिए, आपकी टिक्की बहुत स्वादिष्ट है और शहर में ये टिक्की सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप मुझे बल्क में टिक्की बनाकर देना और मैं इसे शहर में जाकर एक होटल में बेचूंगा। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद प्रीति बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, मैं कल से आपको यहाँ पर ऑर्डर लाकर दूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपके घर पर आकर ही ऑर्डर ले लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता और कल से मैं गाड़ी में आऊंगा। अब प्रीति घर जाती है और अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर उस ऑर्डर की तैयारी करती है, जिसमें रोहन भी उसकी मदद करता है। और उसके बाद रजत प्रीति के बताए हुए पते पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, जहां रोहन और प्रीति गाड़ी में उसका सारा ऑर्डर रखने में मदद करते हैं। तब रजत उन्हें पैसे देता है। ये आपके आज के पैसे हैं। अगर वहां होटल में ये टिक्की पास हो गई तो मैं कल से आपको और ऑर्डर दे सकता हूँ। इतना कहकर रजत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। इस ऑर्डर के मिलने के बाद प्रीति बहुत खुश थी और अगले दिन से रजत उन्हें और ज्यादा ऑर्डर देता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब उनका टिक्की का काम ठीक चल रहा था। सुबह प्रीति और रोहन दोनों मिलकर रजत का ऑर्डर तैयार करते थे और उसके बाद ठेले पर टिक्की रखकर दूसरे गाँव में बेच कर आते थे। एक दिन जब रजत सुबह टिक्की लेने जाता है तो आस पड़ोस के लोग उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, तुम्हें इनकी टिक्की नहीं लेनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता? जहाँ ये पहले गांव में रहते थे ना, वहाँ पर अपने लालच की वजह से उन्होंने पूरे गांव को बीमार करके उन्हें बर्बाद कर दिया और इसके बाद यहाँ आ गए। ये बात सुनकर प्रीति और रोहन उदास हो जाते हैं, लेकिन प्रीति और रोहन बहुत ईमानदार भी थे। उन्होंने ये बात पहले ही रजत को बता दी थी। देखिए, मुझे लगता है कि आपको पूरी बात जाने बिना किसी को इस तरह जज नहीं करना चाहिए और मैं पिछले 2 महीने से इनसे ही टिक्की लेकर जा रहा हूँ। मुझे किसी को आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। इतना कहकर रजत अपना ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है और तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आता है। अरे रोहन भाई, जरा मुझे मेरे परिवार वालों के लिए टिक्की देना तो। अरे तुम इनसे टिक्की क्यों खरीद रहे हो? तुम्हें तो पता है इन्होंने क्या किया है। उस शहरी बाबू ने तो हमारी बात नहीं मानी, उसे अपने आप बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तुमने तो सब अपने कानों से सुना है। मुझे पूरा यकीन है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसमें रोहन और भाभी की कोई गलती नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं रास्ते में जा रहा था और बेहोश हो गया, तब यही दोनों मुझे अस्पताल लेकर गए। इतने अच्छे व्यक्ति जो दूसरों की हमेशा मदद करें, वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकते। इसलिए मुझे पूरा यकीन है। आज मैं पूरे गांव के सामने इनकी टिक्की खाकर दिखाऊंगा। वो आदमी सबके सामने टिक्की खाता है। हालांकि बाकी गांव वाले डर रहे थे, लेकिन वो अगले कुछ दिनों तक उस आदमी पर नजर बनाए रखते हैं। लेकिन जब उसे कुछ नहीं होता, तब गांव वाले रोहन प्रीति पर थोड़ा सा विश्वास करने लगते हैं। कुछ दिन बाद कड़ी मेहनत से वो दोनों पैसे जोड़ते हैं और गांव के बाहर एक दुकान किराए पर लेकर फिर से अपना टिक्की का बिजनेस शुरू करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा काम कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, आखिरकार फिर से हमारी दुकान ही हो गई है। उन दोनों की तरक्की देखकर यश उनके पास आता है। अरे यश, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। दरअसल गांव में मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, किसी को भी मेरे हाथ की टिक्की बर्गर पसंद नहीं आते थे, लेकिन तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे जलन होने लगी थी। इसलिए मैंने उसमें पेट खराब करने वाली दवाई मिलाई थी ताकि तुम्हारा काम खराब हो जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बल्कि तुमने वापस तरक्की पा ली, लेकिन मेरी जिंदगी में और मुसीबतें आने लगी। ये सच जानकर रोहन और प्रीति को बहुत हैरानी होती है। हमने तुम्हें माफ किया, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो गलत करते हैं उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है। मैंने इस बारे में सभी गांव वालों को भी सच बता दिया है। तभी वहां पर सरपंच के साथ गांव के कुछ व्यक्ति आते हैं। रोहन, प्रीति, हमें सब पता चल गया है। तुम्हारे साथ यश ने ही सब गलत किया था। देखिए, हमें बिल्कुल पहले नहीं पता था, अब हमें पता चल गया। तुम दोनों वापस गांव चलो। हाँ बिल्कुल, तुम हमारे साथ वापस गांव चलो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। इस तरह वही गांव वाले जिन्होंने रोहन और प्रीति को बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाला था, वही सब आज वापस आकर उनसे माफी मांग रहे थे। लेकिन रोहन और प्रीति गांव वापस जाने से मना कर देते हैं। हमने आप सबको माफ कर दिया, हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब हम गांव वापस नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहना चाहते हैं। उनका फैसला सुनने के बाद पुराने गांव वाले वहीं से वापस चले जाते हैं और जिस गांव में अब रोहन और प्रीति रहते थे, जब वहां के गांव वालों को सच पता चलता है और उनकी अच्छाई देखने के बाद वहां के गांव वाले अब उनके साथ अच्छे से रहने लगे थे
और रोहन और प्रीति का टिक्की का बिजनेस खूब फलता फूलता है।